हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी? चलें, अच्छी बात है, आवाज आ रही है तो। जी गुड। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछे। लास्ट टाइम हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, और जब हम लोग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव की फॉर्म में कैसे काम करता है और प्रीएम्प्टिव की फॉर्म में कैसे काम करता है। तो ये एग्जांपल जो अभी आप लोगों को शो हो रही है आपके सामने, इसको हम लोग प्रीएम्प्टिव एसजेएफ बोलते हैं। और उसने जरा इसको एग्जांपल ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोल दिया। डेफिनेटली जब प्रीएम्पशन होती है तो हम लोग उसी प्रोग्राम को, उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं जिस प्रोसेस का बस टाइम शॉर्ट होता है। जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल ली, जिसमें हमने अपने कहा जी कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपकी मदर जो है वो आपको किसी काम के लिए बोल देती हैं, तो आप लोग उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कंपैरिजन करते हैं अपने रनिंग प्रोसेस का और अपने न्यू कमिंग प्रोसेस का। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो रनिंग प्रोसेस उसका बस टाइम जो है वो कम होता है और ज्यादा होता है, और जो न्यू कमिंग प्रोसेस है उसका बस टाइम कम होता है, तो आप न्यू कमिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जी आयशा बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है? यू रेज योर हैंड। आपने हाथ रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपको? डाउन कर लिया, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था वो ये था कि प्रोसेसेस आते जा रहे हैं, उनका बस टाइम शॉर्ट है, उनका बस टाइम शॉर्ट है, वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि पहले के रेडी क्यू में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका बस टाइम जो है वो इतना शॉर्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनको वेट करना पड़ता है। तो नए प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, पुराने प्रोसेसेस का वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम था हमारे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसको कहते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन, राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं जी के राउंड से चल रहे हैं। एक राउंड है, पहले राउंड में ऐसा होगा, दूसरे राउंड में ऐसा होगा, थर्ड राउंड में ऐसा होगा। दैट्स व्हाई देयर आर मल्टीपल राउंड्स। राउंड रॉबिन के अंदर हमारे पास मल्टीपल राउंड्स जो हैं, जुलाई का लूप कह लें, हमारे पास मल्टीपल राउंड्स चलते हैं प्रोसेसेस के अगेंस्ट। अब ये जो बेटा हमारे पास राउंड रॉबिन होता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो हम लोग पहला पहला मेथड पढ़ के आए थे, पहला एल्गोरिथम पढ़ा था हमने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके 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 जैसा ही है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर हम लोग एक प्रोसेस को स्टार्ट करते थे और उसको कंप्लीट कर लेते थे, देन दूसरे प्रोसेस की तरफ जाते थे। लेकिन राउंड रॉबिन में क्या है? राउंड रॉबिन में हमारे पास एक नया टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको टाइम क्वांटम बोलते हैं। टाइम क्वांटम एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, या हम इसको कहते हैं ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, कि एक प्रोसेस मैक्सिमम इतने टाइम तक एग्जीक्यूट होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो जो फिक्स
ड्यूरेशन है ना उसको टाइम क्वांटम कहते हैं। मींस कि अगर हमारे पास जो है टाइम क्वांटम 4 दे दिया जाता है तो हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं और पांचों प्रोसेसेस में जो बस टाइम है किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, तो एक प्रोसेस जो है वो 4 टाइम क्वांटम तक चलेगा। 4 मिली सेकेंड टाइम क्वांटम है तो 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा तो फिर थर्ड प्रोसेस आ जाएगा, फिर थर्ड प्रोसेस जो है वो 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा तो फोर्थ प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद जब 4 प्रोसेस पूरे हो जाएंगे फिर शुरू से काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर P1 P2 P3 P4 स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम क्वांटम हमारे पास एक ऐसा फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारे जितने भी प्रोसेस हैं वो मैक्सिमम उतने टाइम तक एग्जीक्यूट होते हैं, उससे ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है जी। जो टाइमर होता है, टाइमर से मुराद जाहिर सी बात है टाइमर लगा दिया जाता है, एक प्रोसेस जब स्टार्ट किया जाता है तो टाइमर लगा दिया जाता है। टाइमर से मुराद क्या है कि 4 मिली सेकंड तक इसने काम करना है। जैसे ही 4 मिली सेकंड पूरे होते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस जो है वो रोक दिया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन रोक दी जाती है और आप लोग जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को पकड़ लेते हैं और अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो राउंड रॉबिन है वो दिस इज जस्ट लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है। आपका एक प्रोसेस मैक्सिमम उतना टाइम तक एग्जीक्यूट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये एग्जांपल इसके अंदर 3 प्रोसेसेस हैं और ये प्रोसेसेस वैसे ही हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में थे। देख रहे हैं जी, वैसे ही वही एग्जांपल है ना जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में थी। 3 प्रोसेस थे, वहां पर भी हमारे पास एक P1 था, एक P2 था, एक P3 था। P1 का बस टाइम 24, P2 का बस टाइम 3, P3 का बस टाइम 3। तो अब आप लोग यहाँ देखें कि यहाँ पर उसने ऊपर एग्जांपल के ऊपर लिखा हुआ है राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 4। अगर 4 मिली सेकंड टाइम क्वांटम है तो आप देखें कि P1 जो है वो अगर उसका टाइम क्वांटम उसका बस टाइम 24 है तो मैक्सिमम 4 मिली सेकंड एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 मिली सेकंड से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जैसे ही P1 स्टार्ट हुआ था ना तो टाइमर स्टार्ट हो गया था। टाइमर स्टार्ट हुआ, जैसे ही 4 मिली सेकंड पूरे हो गए टाइमर ने क्या किया, P1 रोक दिया, P2 स्टार्ट कर दिया। अब फिर P2 स्टार्ट हो गया, P2 जस्ट 3 मिली सेकंड एग्जीक्यूट हुआ। P2 3 मिली सेकंड क्यों एग्जीक्यूट हुआ है? जबकि हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो तो सिर्फ 4 मिली सेकंड है। जी बोले जी। महजेब हैदर ये स्टूडेंट बच्ची कह रही है जी कि उसका बस टाइम 3 है जी। राबिया अशरफ भी 3, शाहजेब विल्सन। तो शाहजेब विल्सन ये 4 से स्टार्ट हुआ है P2। शाहजेब विल्सन P2 हमारे पास 4 से स्टार्ट हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि ये 3 मिली सेकंड क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, ये 4 मिली सेकंड क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ P2? अब देखें एक प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट करने में हमारे पास टाइम ही 3 मिली सेकंड्स का है। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में टाइम ही 3 मिली सेकंड्स का है, तो फिर हम उसको 4 मिली सेकंड्स क्यों एग्जीक्यूट करेंगे? जी आप सब लोग सही बता रहे हैं कि वो तो है ही 3 मिली सेकंड्स का। इसका मतलब ये है कि टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट होना है प्रोसेस ने अगर आपके प्रोसेस का बस टाइम जो है वो टाइम क्वांटम से ज्यादा है। अगर आपके प्रोसेस का बस टाइम भी टाइम क्वांटम से कम है तो आपको 1 मिली सेकंड ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, एक काम है ही 3 मिनट का, आप उसको 4 मिनट में कैसे कर लेंगे? ठीक है जी। तो फिर इसी तरह बेटा आप लोग देखेंगे 7 मिली सेकंड पे आपके पास जो है P3 स्टार्ट हो गया। P3 का बस टाइम भी 3 था, वो भी हमारे पास 3 मिली सेकंड एग्जीक्यूट हुआ। फिर आपके पास P1 स्टार्ट हो गया, 10 से स्टार्ट हुआ 14 तक आपके पास P1 गया। फिर ये देखेंगे आप P1 का बस टाइम तो P1 तो अभी काफी रहता है, तो 4 के चंक्स जो हैं वो आप लोगों के पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं P1 से रिलेटेड। क्योंकि आप इसको लगातार नहीं चला सकते, P1 को यहाँ से यहाँ तक आप ये नहीं शो करवा सकते कि P1 यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक खत्म हो गया, नहीं।
4 मिली सेकंड के बाद P1 रुकता है, टाइमर उसको रोकता है और देखता है कि दूसरा प्रोसेस पड़ा है रेडी क्यू में या नहीं पड़ा। तो जब हमारे पास प्रोसेस नहीं पड़ा होता फिर P1 को एग्जीक्यूट कर देता है, फिर रोकता है, फिर P1 को स्टार्ट कर देता है, फिर रोकता है, फिर P1 को स्टार्ट कर देता है एंड सो ऑन। अब प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस जब यहाँ से P1 को रोका गया था तो P1 कहाँ चला गया था, P1 रेडी क्यू में चला गया था, रेडी क्यू में जाके अपने नंबर पे लग जाता है, क्योंकि हम इसको कहते हैं इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह पर। और आपको पता है कि प्रोसेसर जो है वो कहाँ जाते हैं, प्रोसेसर भी रेडी क्यू में चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हमारे पास रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होते हैं वो रेडी क्यू में ही होते हैं। और रेडी क्यू रेडी क्यू मींस आपकी रैम, आपकी मेमोरी। तो रेडी क्यू का मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर हमारे पास रैम में हमारे प्रोसेसर चले जाते हैं, वेट करते हैं। अब देखें आपके पास, अब मुझे बताएं ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी दफा हुई है? आप मुझे बताएं ये जो एग्जांपल आपको शो हो रही है इस एग्जांपल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी दफा हुई है? तैयब कह रहा जी 8 टाइम। जी बाकी लोग भी बताएं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी दफा हुई है? राबिया बेटा कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है? जी आप अंसा है एक स्टूडेंट, बेटा वो बताएं। फैसल, हाफिज फैसल जो है 4 टाइम, राबिया अशरफ 8 टाइम, तैयब बोला नहीं कहता, वेरी गुड। जी बेटा बाकी लोग, आयशा आप बताओ। बिलाल, एक सैयद बिलाल है उसने ज्वाइन किया था, सैयद बिलाल बताए। तैयब गुलजार भी 8 टाइम, सैयद बिलाल का रिप्लाई नहीं आ रहा, आई थिंक या तो वो डिस्कनेक्ट हो गया या वो सो गया। 8 टाइम। देखें मैं ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता क्या है कि आप एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस की तरफ आपका प्रोसेसर जाता है। यहाँ देखें, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई 1 दफा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई 2 टाइम, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। अब आप लोग कह रहे हैं कि 8 टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है। आपके क्वेश्चन को नहीं शाहज़ विल्सन, जब आपका प्रोसेसर एक प्रोसेस को छोड़ता है दूसरे प्रोसेस की तरफ जाता है, मींस कि स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस बाय सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पहले जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एग्जीक्यूशन कर रहा था उस प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है पीसीबी में। कॉन्टेक्स्ट को सेव करने से मुराद हमने पढ़ा था कि प्रोसेस उस वक्त किस स्टेट में है, प्रोसेस रनिंग में था, वेट में चला गया, वेट में था, रनिंग में आ गया, ठीक है, और स्विच कर जाता है दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब आप लोग अपने क्वेश्चन को यहां से वेरीफाई करें। अब आप देखें, अब आप मुझे बताएं कि आप आंसर सही बता रहे थे। अगर आपने इसको देख लिया है, इस डायग्राम को आपने देख लिया है, तो अब आप मुझे इसमें इसमें आप बताएंगे इसमें कितने कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुए हैं? और तैयब अल्लाह के बंदे, मैं बताता हूं, आप जरा मेरी कंसंट्रेशन के साथ बात सुने। यहां कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई जी, आंसर ने सही जवाब दिया है 7। यहां कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई, यहां कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई, इधर कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई, इधर भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गई, यहां भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग, यहां भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग और यहां भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग। ठीक है, तो 4 आपके पास नहीं, प्रोसेस आपके पास 3 है, आपके पास 7 टाइम कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है। ठीक है, प्रोसेस रुकता है
उसकी स्टेट को सेव करता है और मेमोरी में जाता है किसी दूसरे प्रोसेस को लेना है, स्विच करता है मींस के दूसरे प्रोसेस की तरफ जो डिस्पैचर ने उसको दिया होता है, लेकिन उसके पास तो फिर P1 ही आ गया क्योंकि और प्रोसेस तो है ही नहीं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो हो रही है ना, तो ये भी नहीं हो रही, वो छोड़ता है प्रोसेस को, जब तो उसने एक प्रोसेस को छोड़ दिया, दैट मींस के अब वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने लगा है। अब आप लोग इस डायग्राम को देखें जो नेक्स्ट है, यहां उसने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया हुआ कि आप P1 की तरफ जा रहे हैं, P2 की तरफ जा रहे हैं या P4 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है, ये लिखी हुई है। यहां देखें उसके पास क्वांटम टाइम 6 है और आपके पास स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सिर्फ एक हुई है। यहां पर हमारे पास टाइम क्वांटम 12 था, बेशक प्रोसेस का टाइम 10 था, लेकिन हमारे पास कॉन्टेक्ट स्विचिंग कोई भी नहीं हुई। ठीक है जी, बेटा फॉलो कर रहे हैं सब लोग? तो अब हमारे पास जहां कम कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी ना वो बेटर है, क्योंकि अब ये ना हो कि उतना टाइम प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में ना लगे जितना टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही लग गया। ये नहीं है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टाइम क्वांटम जो है वो 10 मिली सेकंड से बड़ा हो और 100 से कम हो। ठीक है, और ऐसा ना हो कि आप लोग जो है आप लोगों को उतना टाइम तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में नहीं लग रहा जितना टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में लग रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इटसेल्फ एक प्रोसेस है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो उस प्रोसेस ने भी तो अपना काम अपना टाइम कंज्यूम करना है ना, माइक्रो सेकंड्स में वो टाइम कंज्यूम करता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि वो कहता है बेटर ये है कि कम हम आप लोगों के पास जो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए वो कह रहा है जो टाइम क्वांटम है वो 10 मिली सेकंड से 100 मिली सेकंड होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो लेस देन माइक्रो सेकंड होनी चाहिए। और ये डायग्राम आपको जो हम लोगों ने देखी है, इट शोज के हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कम होने चाहिए। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होनी चाहिए। फॉलो किया बात को? तो ये बात क्लियर है कि नहीं? 8 से 4 पे आए थे आप। P1 तो एक ही प्रोसेस है। अगर P1 आप जो बात कर रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब फिर यहाँ से P1 स्टार्ट हो जाता है और एंड तक P1 नहीं चलता। ये जो लाइन ड्रा की गई है, इट शोज के भाई आपका टाइमर खत्म हो गया है। ठीक है, आपका टाइमर खत्म हो गया है, आप पास करें। फिर यहाँ पर आपका प्रोसेसर जो है वो इसकी इसकी स्टेट को सेव करता है, इसको स्टेट को रनिंग से वेट में लेके जाता है और ट्राइज टू एग्जीक्यूट अदर प्रोसेस, लेकिन डिस्पैचर ने उसको फिर P1 ही दे दिया। डिस्पैचर ने उसको क्या किया? फिर P1 ही दे दिया। अब आप शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, डिस्पैचर, इन सारी चीजों को माइंड में लेके आए ना वापस, तो फिर P1 चला, फिर यहां पर उसने P1 को छोड़ा, P1 की स्टेट को रनिंग से वेट में सेव किया, देन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अनदर प्रोसेस, लेकिन डिस्पैचर ने उसको फिर P1 ही दे दिया। अब वो तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है ना, छोड़ के दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव कर रहा है ना, उसके हिसाब से P1 ही आई जा रहा है वापस। उसको नहीं पता P1 नहीं आई जा रहा है। P1 तो उसको कौन दे रहा है? P1 तो उसको आपके पास आपका डिस्पैचर दे रहा है। जो प्रोसेस उसके पास आएगा उसकी स्टेट से वेटिंग से रनिंग में चली जाएगी, और जब वो उसको छोड़ता है तो रनिंग से वेट में चले जाता है उसकी स्टेट। जी नहीं मुल्ला? रेपिटेशन देखें, रेपिटेशन तो तैयब हो रही है, लेकिन आप देखें आफ्टर 4 मिली सेकंड्स वो एक प्रोसेस को छोड़ रहा है। अब ये डायग्राम आपको क्लियरली इस बात के बारे में बता रही है ना, यहाँ तो यहाँ हो सकता है कि एक ही प्रोसेस होता P1 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 एंड P1। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि सारे स्केल्स के अंदर P1 ही लिखा हो। यहाँ तो आपको उसने कुछ नहीं बताया कि यहाँ पर हमारे पास सेम प्रोसेस है या मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डजंट मीन कि आपके पास एक ही प्रोसेस, आप जब एक प्रोसेस को छोड़ते हैं मींस कि आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर गए, आप मतलब आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर कि नहीं? चलें, अच्छी
बात अगर क्लियर होगा तो कोशिश की जानी चाहिए, कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो कम हो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उसी सूरत में कम होगी जब आपका जो टाइम क्वांटम है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, जब टाइम क्वांटम आपका एफिशिएंट होगा तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो कम होगी। अब राउंड रॉबिन के अंदर हमारे पास जो है राउंड चलते जा रहे हैं और आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप इसका वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर उसने इसका वेटिंग टाइम उसने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन वेटिंग टाइम हम लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इसका तरीकाकार आता है। जब आप इसका वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप जस्ट मुझे ये बताएं कि आप मुझे ऐसा करें कि P1 का वेटिंग टाइम बता दें। सिर्फ P1 का। आप मुझे P1 का वेटिंग टाइम बता दें सिर्फ। 0। वेरी गुड जी। सूरज सलीम कह रही है जी 0 P1 का वेटिंग टाइम है जी। बाकी लोग भी बताएंगे। राना अली हमजा खान, अली हैदर, मारिया बीबी, दानियल खालिद, मुकरमा नईम, राबिया अशरफ, रामेश अरशद, रिदा फातिमा, सबकतुल्ला, सैयद बिलाल goes to 16, राना अली हमजा खान goes to 10, दानियल खालिद 0, उस्मान जफर नॉट एक्टिव दिस टाइम, फहद जो है 1625। ये फहद कौन है 1625? ये स्टूडेंट मैं वेडनेसडे को क्लास में आ रहा था उसमें भी था और उसके सीआर ने मुझे कहा कि ये तो हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, ये तो हमारा क्लास फेलो ही नहीं है। देन आई रिमूव्ड दिस फहद। फहद आप अगर इस क्लास के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप हमें बता दें आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर आप इस क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं आप हमें तब भी बता दें। अच्छा, क्लास का ही है 1625, इसका रोल नंबर भी। चलें ठीक है। जो अभी कोई 17 बता रहा है जी, किसने 17 बताया? जियाउर रहमान ने 17, मोहम्मद दानियल खालिद 0, सैयद बिलाल 16, तैयब 21, राना अली हमजा खान 10 एंड राबिया अशरफ 10, सूरा सलीम 0 और बाकी मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया है। तैयब 21 पे आ गया है। बेटा इसमें P1 का वेटिंग टाइम सिर्फ हमारे पास 6 है। 21 कैसे है, 17 कैसे है, 0 कैसे है, 16 कैसे है? P1 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 को आप पहले देखेंगे। P1 तो आपके पास जो है पहले उसने 0 वेट किया था, यहां P1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद P1 यहां स्टार्ट हुआ था। अब P1 ने यहां से लेके, मैं यहां पर आपको ड्रा करके कोशिश करता हूं समझाने की, यहां से लेके यहां तक P1 ने वेट किया है, इसके अलावा तो P1 ने वेट ही नहीं किया। तो P1 का वेट तो आपके पास जस्ट 6 बना, क्योंकि 0 उसने यहां वेट किया था प्लस 6 उसने यहां वेट किया। अब उसने तो सिर्फ 6 मिली सेकेंड वेट किया, क्यों तैयब? जी तैयब 6 वेट किया ना उसने। तो आप अल्लाह के बंदे 21 पे, पहले 17 पे चले गए, फिर 21 पे आ गए। सो जब वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर वो वेट कर नहीं रहा ना, मज़ेब हैदर, यहाँ पर वो वेट कर ही नहीं रहा। वो वेटिंग में जा रहा था ना, जाना था उसने वेटिंग में, लेकिन फिर अंडर एग्जीक्यूशन आ गया, फिर अंडर एग्जीक्यूशन आ गया, फिर अंडर एग्जीक्यूशन आ गया। प्रोसेसर तो अपनी तरफ से क्या करता है, प्रोसेसर उसको छोड़ता है। यहाँ पर प्रोसेसर
यहाँ पर जब उसको छोड़ता है ना तो प्रोसेसर को फिर डिस्पैचर P1 नहीं दे देता है, क्योंकि मेमोरी में P1 के अलावा प्रोसेस ही कोई नहीं है, तो P1 तो वेट में गया ही नहीं। जी बेटा महजेब फॉलो कर रही हैं? P1 तो वेट में गया ही नहीं। जैसे ही प्रोसेसर ने P1 को छोड़ा, प्रोसेसर तो अब कोशिश करेगा ना कि मैंने P1 की तरफ जाना, किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ जाना है, क्योंकि टाइमर खत्म हो गया 4 मिलीसेकंड का। अब फिर क्या होता है, फिर उसी टाइम आपके पास डिस्पैचर उसको फिर P1 दे देता है। डिस्पैचर उसको P1 क्यों दे देता है? क्योंकि मेमोरी में से शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जब प्रोसेस को लेके आता है वो है ही P1, क्योंकि मेमोरी में पड़ा ही P1 है, मेमोरी में पड़ा ही P1 है। अगर हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे चले जाए ना, वो जो बिल्कुल छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम, वो जो बिल्कुल माइनर सा टाइम जो कि P1 को वापस रेडी क्यू में लेके जाके और फिर लेके आना पड़ता है, वो कंज्यूम होता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो होनी है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो रही होती ना, तो यहाँ से हम लोग ये दरमियान में ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वाली, ये बिल्कुल ना होती, फिर यहाँ से P1 स्टार्ट होता है, यहाँ पर चला जाता, क्योंकि एक दफा स्टार्ट हुआ, एक दफा एंड हो गया। लेकिन वो फिर अगर हम ऐसा करते तो फिर वो टाइम क्वांटम वाली जो एग्जीक्यूशन थी वो नजर नहीं आनी थी, टाइम क्वांटम वाली एग्जीक्यूशन वो हमें शो नहीं होनी थी। ठीक है जी, सो होप सो कि आप लोग इसको फॉलो करके अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टाइम क्वांटम यहाँ देख लेंगे, आप देखेंगे टर्न अराउंड टाइम जो है वो इसका अच्छा होता है, राउंड रॉबिन का टर्न अराउंड टाइम ज्यादा होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो अच्छा होता है, वो आप लोग खुद ही इसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, ये एक और टेक्निक है, ये हमारे पास जो है हमारी जो विंडोज एक्सपी है उसके अंदर यूज की जाती थी, आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है। क्या समझ आती है आपको प्रायोरिटी से? ठीक है, शाहजेब लगा देंगे बेटा आप। जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जो ये तो सिस्टम को पता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपकी बात सही है, आप सही कह रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर होता बेटा ये है कि हमारे प्रोसेसर्स को प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पूल ऑफ प्रायोरिटी नंबर होते हैं, वो पूल ऑफ प्रायोरिटी नंबर जो है वो 1 से लेके 127 तक होता है। वो जो पूल ऑफ, जी जी सही कह रही हैं, मैंने आपको बेटा, आप मुझे लड़ क्यों रही हो, मैं सही कह रहा हूँ, आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, इसके अंदर भी हमारे पास आपके शॉर्टर जॉब की तरह प्रीएम्प्टिव भी होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। इसके अंदर भी हमारे पास शॉर्टर जॉब फर्स्ट की तरह प्रीएम्प्टिव भी होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। जी बेटा मुझे पता है, जस्ट मैंने लाइटर नोट पर बोला था ताकि थोड़ा जो क्लास है वो आपको पता है इस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए, ताकि क्लास थोड़ा सा एक्टिव रहे कि हो क्या रहा है इस वक्त। समटाइम जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह थोड़ा सा हम लोग अपना पढ़ाई से स्टडी से हटके कोई एक बात भी कह देते हैं वो बड़ी जल्दी सुनते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप नहीं लड़ रही, लेकिन मैं जस्ट लाइटर नोट मैंने ये बोला था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी होगी कि अब क्या हो रहा है, ये लड़ाई वाली बात हो रही है, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। ठीक, तो दूसरी बातें बेशक वो सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करके चले सो गए हैं या वो गायब हो गए हैं। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बेटा हमारे पास सिंपल इसके अंदर समझ आ रही है हमें इसके नाम से कि समहाउ कहीं ना कहीं प्रोसेसेस को शेड्यूलिंग प्रायोरिटी असाइन की जाएगी। मैंने आपको बताया कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
एक पूल ऑफ प्रायोरिटी नंबर होते हैं, उस पूल में से कोई एक प्रायोरिटी नंबर जो है वो हमारे प्रोसेस को साइन कर दिया जाता है और उस प्रायोरिटी नंबर की बेस के ऊपर हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब ये नीचे स्टारवेशन और एजिंग क्या लिखा है इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास 5 प्रोसेस दिए हैं, उसके उसके अंदर उसने और बस टाइम भी दे दिया और प्रायोरिटी भी दे दी। अब ये जो एग्जांपल आप लोगों के सामने दी गई है ना, ये नॉन प्रीएम्प्टिव की है। वो नहीं मुल्ला सामने लिखा हुआ है, एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। जब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है तो एक नया कॉलम ऐड हो जाता है, एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस के पीसीबी में, प्रोसेस के पीसीबी में, प्रोसेस के अंदर। तो हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो जाता है और नया कॉलम आप लोग देख रहे हैं। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव हमारे पास है। इसके अंदर आप लोगों के पास अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो हम लोग देख रहे हैं कि अराइवल टाइम नहीं है। जब अराइवल टाइम नहीं है तो डेफिनेटली फिर हमें अराइवल टाइम नहीं देखना पड़ता, फिर हमारे पास असम्पशन होती है कि सारे प्रोसेस सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब सारे प्रोसेस एक वक्त में आपके पास पड़े हैं तो डेफिनेटली आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वन वन हाई है या 5 वाला हाई है? तो याद रखना है लोएस्ट नंबर हाईएस्ट हाई प्रायोरिटी, ठीक है जी, लोएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये हमारी प्रैक्टिस है। तो जिसकी वजह से क्या किया गया, जब हम लोगों ने डिफाइन किया कि लोएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो आपके पास आपका गैंट चार्ट भी आपको ये शो करवा रहा है और आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि प्रोसेस P2 हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, आप लोग देख रहे हैं गैंट चार्ट में, उसका बस टाइम 1 था, 1 मिली सेकंड वो एग्जीक्यूट होकर चला गया। उसके बाद आपके पास P5 की प्रायोरिटी है, सबसे हाई प्रायोरिटी आपके पास P2 की थी, फिर आपके पास P5 की आई, आप लोगों ने देखा कि P5 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका बस टाइम 5 था, 1 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट हो गया। फिर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास P1 की प्रायोरिटी आ जाती है, दैट इज 3, P1 को एग्जीक्यूट किया गया, उसका बस टाइम 10 है, वो 6 से 10 तक एग्जीक्यूट हो रहा है। और देन आपके पास P3 जो है उसकी प्रायोरिटी 4 है, वो एग्जीक्यूट होगा, P4 जो है उसकी प्रायोरिटी 5 है, वो एग्जीक्यूट होगा। होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है, कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। P3 का वेटिंग टाइम क्या है? P3 का वेटिंग टाइम P3 का वेटिंग टाइम बता दें कि सो गए हैं सब लोग? सोलह, आंसर कह रही है 23। P3 का वेटिंग टाइम 23 और मुकरमा नाइन भी 16 है, सैयद बिलाल भी 16 है, आशा शहजाद का ये 6 है और 16 वाले बेटा ठीक है, 16 के अलावा जितने भी हैं वो सारे खराब हैं। खराब का मतलब कि गलत है। देखिए P3 यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहां हमारे पास क्या हो रहा है कि अजम्पशन ये है कि सारे प्रोसेस सेम टाइम पर आए हुए हैं, शुरू में आए हुए हैं। जब सारे प्रोसेस शुरू में आए हुए हैं तो दैट मींस कि हमारे पास अराइवल टाइम तो है ही नहीं। जब अराइवल टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि 16 मिली सेकंड पर अगर P3 स्टार्ट हुआ तो उसका वेटिंग टाइम 16 ही है, उसका वेटिंग टाइम 16 ही है। P1 का वेटिंग टाइम कितना है? P1 का
वेरी गुड। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देखने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन जहां प्रीएम्पशन होती है ना, प्रीएम्पशन, एक प्रोसेस को छोड़ा फिर शुरू किया फिर वो कोई दूसरी जगह पे जाके दोबारा से स्टार्ट हुआ, वहां पर जरा आपको कंसंट्रेशन के साथ वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहां से लेके इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो एक हमारे पास दूसरी टाइप आ गई है जी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो राउंड रॉबिन के साथ मिलकर कैसे काम करती है। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की तो हमें समझ आ गई कि 1 2 3 हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर प्रायोरिटी के कॉलम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये P2 और P3 हैविंग सेम प्रायोरिटी, P1 एंड P5 हैविंग सेम प्रायोरिटी। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब हमारे पास दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाती है ना तो फिर राउंड रॉबिन एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर राउंड रॉबिन एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका टाइम क्वांटम उसने नीचे बता दिया 2 है। उसका टाइम क्वांटम बता दिया उसने, कौन सा है जी 2। ठीक है, अब P4 की प्रायोरिटी सबसे हाई थी, वो एग्जीक्यूट हुआ, खत्म हो गया। अब P2 और P3 की प्रायोरिटी हाई है, P2 और P3 की प्रायोरिटी हाई है, दोनों की प्रायोरिटी 2 2 है। लेकिन यहाँ पर उसने P2 को स्टार्ट किया, P3 को क्यों नहीं किया, पहले P2 को क्यों किया? आपको कैसे पता चला था ये आपके फर्स्ट टर्म P2 है, अराइवल टाइम तो है ही नहीं। आंसर का जवाब बहुत अच्छा है, जो पहले लिखा हुआ है, बड़ी बात है आपकी। पहले क्यों लिखा है वो? अब ये जो नंबर है ना आपके पास P2 नंबर है, नहीं 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 मेरी बात सुने। अब देखें ये नंबर 1 2 3 4 ये किसी चीज को तो आइडेंटिफाई करते हैं। P2 नहीं राबा बेटा, हम लोग शॉर्टर जॉब की तरफ तो नहीं जा रहे। शॉर्टर जॉब की तरफ जाते तो फिर हम 8 और 5 को कंपेयर करते और फिर हम कहते जी 5 वाला छोटा है, तो फिर हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। प्रायोरिटी P2 और P3 की सेम है। अब P2 का मतलब यह है कि ये नंबर 3 से पहले आता है, इसका मतलब है P2 P3 से पहले आया था, जब भी आया था। असम्पशन तो यही है कि सेम टाइम पर आए हुए हैं, लेकिन P2 आइडेंटिफाइज के ये पहले है क्योंकि 3 से पहले 2 आता है। तो आपको पता है कि हम लोग जब पीसीबी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था वहां पर प्रोसेस का नंबर भी होता है, प्रोसेस नंबर, जिसको PID बोलते हैं, प्रोसेस आईडी बोलते हैं, जिसको लिनक्स में पिड बोलते हैं, PID। जी तो ये फॉलो किया बात को? तो जी राबिया बेटा आपने फॉलो किया? सैयद बिलाल बेटा हम लोग प्रायोरिटी बेस पर कर रहे हैं, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है बिलाल। 1621 में हम प्रायोरिटी बेस पर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। टाइम क्वांटम तब यूज होना है अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम आ जाती है। जी बिलाल ठीक है, हमारे पास 1 मिनट रह गया है, जस्ट जल्दी से उसको पिक करने की कोशिश करें कि टाइम क्वांटम तब यूज होना है जब दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास P2 और P3 की प्रायोरिटी सेम है। अब देखें यहाँ पर टाइम क्वांटम यूज हो रहा है, P2 का बस टाइम 5 था लेकिन वो 2 मिनट्स 2 मिली सेकंड एग्जीक्यूट हो गया, फिर P3 पे चला गया, फिर P3 2 मिनट्स एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 आ गया, फिर P3 आ गया, फिर P2 आ गया, फिर P3 आ गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जाके P3 4 मिनट्स 4 मिली सेकंड एग्जीक्यूट क्यों है? P3 4 मिली सेकंड एग्जीक्यूट क्यों है, जबकि हम लोगों ने कहा था जब सेम प्रायोरिटी है तब हमारे पास दो दो टाइम क्वांटम के हिसाब से होना है। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ढूंढ के लेके आना है। 16 से लेके आगे का जो गैंट चार्ट है इसको आप लोगों ने पढ़ के आना है, देख के आना है, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।